आज है 21 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये अडॉप्शन से रिलेटेड न्यूज़ थी। न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें जो लॉ मेंशन है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021। ठीक है, इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था कि पहले जो एडॉप्शन ऑर्डर्स थे वो कोर्ट देती थी, लेकिन उसमें देखा गया कि प्रोसीजरल डिले होता है कि महीनों महीनों लग जाते हैं, हो सकता है साल भर लग जाए। तो वो चीज़ शिफ्ट करके डीएम को दे दी गई। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनको सक्षम बनाएंगे कि वो इसके ऑर्डर देंगे, वो चीज़ों को देखेंगे अपने लेवल पर और फिर वो ऑर्डर देंगे। जो इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके नए चीफ बनाए गए रवि सिन्हा। जो रॉ है इसको 1968 में बनाया गया था इंडिया की इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अफेयर के रूप में। और ये नॉर्मली जो अपने यहाँ 1962 वॉर था उसके बाद ही इसको इसकी परिकल्पना की गई थी, उसको बनाया गया था। और इस समय ये पीएमओ जो है प्रधानमंत्री का ऑफिस होता है उसके अंडर में ऑपरेट करती है। ये ध्यान रहे, ये मतलब होम अफेयर्स के अंडर में नहीं आती। फिर है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसको हमने कल देखा था और इसका उद्देश्य रहेगा कि इस साल में साल भर के अंत तक की करीब 60,000 करोड़ जो है वो जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको दे पाए। ये भी हमने कल देखा था जिसमें आरबीआई ने कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की बात की थी लेंडर्स के लिए, और उसको इन्होंने आज डिफेंड किया है कि क्यों करना चाहिए। मतलब अगर ज़ीरो सम गेम हो रहा हो तो उससे अच्छा आप जो आपको मिल रहा हो वो ले लो। इंडिया की पहली एमआरएनए वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ अप्रूव हो गई है। इसको बनाया है जो जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, उसने बनाया है। इसको मदद मिली है जो मिशन कोविड सुरक्षा और जो बिराक है इंडिया का, उसने इसको असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। फिर है एक ये आर्टिकल था, इसमें बताया गया कि जो कुछ फूल होते हैं या पौधे होते हैं वो सूरज को क्यों हमेशा घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोट्रॉपिज्म कहा गया है कि उनकी जो ग्रोथ रिस्पॉन्स होता है वो लाइट की वजह से होता है, सनलाइट की वजह से होता है। इसलिए वो जब भी जिधर भी सूरज रहेगा उनका ध्यान, मतलब उनका जो फेस होगा वो उधर जाएगा। ठीक है, और इसके कारण से ही उनके अंदर ग्रोथ होती है। सनफ्लावर के केस में भी यही होता है कि एक हिस्सा जो है वो सन की तरफ रहेगा और पीछे उनका जो डेवलपमेंट वर्क मतलब ग्रोथ होता है वो होता रहता है। एक मैन्ड सबमर्सिबल डिवाइस थी जिसका नाम था टाइटन। इसमें करीब 5 लोग आ सकते थे, और ये डिवाइस जो है उनको जो न्यू फाउंड लैंड कनाडा के पास है वहाँ पर जहाँ टाइटैनिक शिप डूबी थी, ठीक है, उस वहाँ तक ले जाती थी सैर कराने या दिखाने या जो भी समझ लीजिए। ठीक है, उसका कनेक्शन खो गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि वो भी हो सकता है डूब गई वहाँ पे। ये न्यूज़ भी उसी से जुड़ी है। इसमें बताया गया कि करीब 4,000 मीटर तक वो नीचे गई थी, उसके बाद से इसका पता नहीं लगा। फिर हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी अप्लाइड साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें जो ओशन सरफेस होते हैं उनके फिजिकल फीचर को मैप किया जाता है, मेजर किया जाता है, और इसमें जो चेंजेस होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मली इसमें एक स्पेशलाइज शिप होती है और बोट्स होते हैं जो सोनार्स पर काम करते हैं, सोनार और इको साउंडर्स पर। सोनार में भी, सोनार में क्या इस्तेमाल होती है, सोनार में साउंड वेव्स इस्तेमाल होती हैं। वो वेव्स नीचे जाती हैं और जिससे टकराती हैं तब हमें उसकी हाइट का पता चलता है कि कितनी गहरे है यहाँ पे। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को पड़ता है। इस बार की थीम थी अंडर पेनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन। फिर ये आर्टिकल था हीट वेव के कारण होने वाले डेथ के ऊपर। इसमें बताया गया कि हीट वेव का इंसान पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, 2 असर पड़ते हैं, एक होता है हीट एग्जॉशन और दूसरा हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉशन मतलब जब आप बाहर निकलते हैं गर्मी में तो आपको पसीना होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ज़्यादा पसीना निकलेगा क्योंकि आपका शरीर जो है वो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहता है। इस कारण से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, और आप सिंपल जाएँ किसी छाया इलाके में और बैठें कुछ देर आराम करें और पानी पिए, सही हो जाएगा। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका शरीर ऑलरेडी बहुत टेम्परेचर झेल चुका होता है और बहुत ज़्यादा पसीना निकल चुका होता है। उसके कारण से क्या होता है, पानी की भी कमी होती है, और जो हमारे अंदर शरीर में नमक होता है वो भी उसकी भी कमी होने लगती है, खासकर सोडियम और पोटेशियम की। क्योंकि टेम्परेचर मान लिया जाता है कि 40 से ऊपर ही है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब पानी की कमी हो गई और नमक की कमी हो गई तो आपका जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होने लगता है कि आपको चीज़ें ड्राउजी होने लगती हैं। ठीक है, आपको ड्राउजीनेस फील होने लगता है और चीज़ें धुंधली नजर आने लगती हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि इंसान जो है कोमा में भी जाने की सिचुएशन पहुंच जाता है, और कभी कभी जब ये सिचुएशन वैसे ही रहती है तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, हीट वेव 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मतलब जब आपके आसपास का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो, जो इंसान के शरीर के लिए घातक होता है। जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो लू चल रही होती है। ठीक है, बहुत गर्म हवाएं होती हैं, वो भी इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। और क्वांटिटेटिवली मतलब जब जगह का टेम्परेचर बढ़ गया हो अचानक से, जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हीट वेव मान लेते हैं, और प्लेन इलाकों में
40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसको हम हीट वेव मानते हैं। ठीक है, इसके लिए कई सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं क्वान्टिटेटिवली वाले के लिए, कि जैसे प्लेन इलाकों में 40 डिग्री टेम्परेचर हो कम से कम तो उसको हीट वेव कहा जाता है, और हिले इलाकों में 30 डिग्री से ऊपर, या फिर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे अगर 4.50 डिग्री सेल्सियस से 6.40 डिग्री सेल्सियस जाता है ऊपर, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये मतलब हीट वेव की सिचुएशन है। ठीक है, और लेकिन जो मतलब कुछ और इलाके हैं जहाँ पर कुछ और क्राइटेरिया रखा गया है, और ये जो चेंज होता है वो एक दिन के लिए नहीं, अगर 2 दिन के लिए ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि हीट वेव है, अगर एक दिन हुआ तो ऐसा अनॉर्मली मान लिया जाता है। ठीक है, और एक्चुअल जो मैक्सिमम टेम्परेचर माना गया है वो 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अभी कहीं भी टेम्परेचर चला गया तो उसको हीट वेव मान लेते हैं। आइंस्टीन टेलीस्कोप ये एक तरह का एडवांस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो अभी प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको बनाने में मदद कर रही है सर्न। जो इससे पहले था वो लीगो था, जिसको यूएसए में बनाया गया था, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक में एक तरह की रिपल्स होती हैं जिनको ऑब्जर्व किया था लीगो ऑब्जर्वेटरी ने। इनको प्रेडिक्ट किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, और ये भागीरथी रिवर का अपर कैचमेंट बनाता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो पीक्स हैं, जैसे चौखम्बा, सतोपंत, चौखम्बा 2, चौखम्बा 3, केदारनाथ, ये सब पीक्स हैं वहाँ पर। और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोविंद नेशनल पार्क भी इसी के अंदर में आता है, और गंगोत्री ग्लेशियर भी इसी के अंदर में है, जो कि गंगा की प्राइमरी सोर्स है। फिर है एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडिया को चेयरमैन बनाया गया है 2023 से 2024 के लिए। ठीक है, इनके जो 32nd सेशन हुआ था अभी बैंकॉक में। एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट हेल्थ और प्लांट प्रोटेक्शन पर काम करती है एशिया पैसिफिक में, और ये 1956 में बनाई गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ये अभी जो रिसेंटली बॉन में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके ऊपर है। इसमें बताया गया कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है जो खासकर जो एडवांस कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, और उनकी जो अप्रोच है उसके बारे में था। कि जैसे हम ये माना जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा मतलब इमिशन प्रोड्यूस कर रही हैं, खासकर ग्रीन हाउस गैस के टर्म में। ठीक है, लेकिन ये भी माना गया है कि जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने ज़्यादा ही मतलब ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस किया है। ठीक है, हिस्टोरिकली जिनको कल्पिट माना जाता है कि बिना इसके तो वो नहीं एडवांस हुए हैं ना, उन्होंने उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अब वो एडवांस हो गए हैं तो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि तुम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करो, तुम क्या कहते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। ठीक है, और वो टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा महंगी हैं, उसके लिए कोई फंड नहीं है, और जब भी फंड की बात होती है तो वो हाथ पीछे खींच लेते हैं कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और फिर उनका आर्गुमेंट एक ये भी है कि जब हम डेवलप हुए या डेवलप हो रहे थे तब ये जो फॉसिल फ्यूल्स थे यही एकमात्र वो तरीका था एनर्जी प्रोड्यूस करने का, बाकी तरीके नहीं थे। जैसे अभी हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को देखते हैं, वो पहले नहीं थे, वो अभी आए हैं। ठीक है, ये उनका आर्गुमेंट, ये एडवांस कंट्रीज़ का आर्गुमेंट रहता है। फिर वही बात आती है कि एक तरह से ये ब्लेम शिफ्टिंग हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि हम तो मतलब एडवांस हो गए, हम डेवलप हो गए, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जैसा अब जो भी तुम्हारा डेवलपमेंट कोर्स होगा तुम उसमें इन इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन ये नहीं बताता कि जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत महंगे हैं। जो डेवलपिंग नेशंस हैं, मान लीजिए अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, वो उसको खरीद नहीं पाएंगी, इवन खरीद भी नहीं सकती हैं, उन उसको किराए पे नहीं ले सकती हैं। ठीक है, इतनी महंगी चीज़ है उनके लिए वो। तो अगर और उनके यहाँ जब फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है और वो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है तो वो दूसरी चीज़ पे क्यों स्टोर होंगे। उनके यहाँ से तो अभी भी जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो उनके यहाँ अभी भी कम है। डेवलपिंग नेशन या कह लीजिए जो डेवलप्ड नेशन है, यूरोपियन यूनियन और यूएसए वगैरह हो गया, उनका अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो यूएनएफसीसी की कॉप समिट्स होती हैं उसके पहले एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो एजेंडा तय किया जाता है जिसके ऊपर डिस्कशन होगा या कोई एग्रीमेंट बनना होगा। ऐसे ही ये COP28 जो दुबई में होना है उसके पहले ये बॉन कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसमें ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की गई है। ग्लोबल स्टॉक टेक का जिक्र आया था जो पेरिस एग्रीमेंट था 2015 का, उसमें ग्लोबल स्टॉक टेक या जीएसटी शॉर्ट फॉर्म में कहा गया। इसका उद्देश्य होगा कि जो भी क्लाइमेट एक्शंस होंगे उनको एसेस किया जाएगा हर 5 साल पर, कि जितना भी गैप है, एडुकेसी गैप है, उसको कैसे फिल किया जाए अगले 5 सालों में। ये जो भी असेसमेंट होगा ये 2023 से मतलब इस साल से शुरू होना था।
बॉन्ड कॉन्फ्रेंस में ये तीसरा और आखिरी टेक्निकल डिस्कशन था जीएसटी के ऊपर। जीएसटी मतलब यहाँ पर ग्लोबल स्टॉक टैक्स है, उसका एक शॉर्ट फ्रेमवर्क बनाया गया एक तरह से। और इसके अलावा मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पर भी डिस्कशन हुई, उसकी मैकेनिज्म की भी बात की गई, जो COP 26 ग्लासगो 2021 में जो हुआ था वहाँ पर चर्चा में आया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कंप्लेंट्स हैं उनको देखा गया, खासकर डेवलप कंट्रीज़ जो उतनी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। चाइना और पाकिस्तान ने $4.8 बिलियन की न्यूक्लियर डील की है, न्यूक्लियर प्लांट डील की है, और वो 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे पाकिस्तान में। एक टेररिस्ट है साजिद मीर पाकिस्तान में, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात थी जिसको चाइना ने फिर से ब्लॉक कर दिया। और ये जो सैंक्शन रजीम है यूएनएससी का, ये उसके चैप्टर 7 में आता है, मतलब यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो चैप्टर 7 में है। ठीक है, किसी भी मतलब यूएनएससी जो है वो किसी के ऊपर एक्शन ले सकती है इंटरनेशनल ऑर्डर, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। सैंक्शन कमेटी में वही 15 मेंबर हैं यूएनएससी के, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। फिर ये ग्रीस से जुड़ी न्यूज़ थी। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है ग्रीस का। ठीक है, इसके आसपास कंट्रीज़ जो हैं वो टर्की, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, और ग्रीस जो है वो खुद तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ मेडिटेरियन सी, अवेनियन सी और एजियन सी हैं। फिर ये रवांडा से जुड़ी न्यूज़ है। रवांडा में 30 साल पहले जेनोसाइड हुआ था और उसके जो कल्प्रिट्स हैं अभी भी सारे नहीं पकड़े गए हैं, तो उसी से जुड़ी न्यूज़ थी। न्यूज़ हालांकि पुरानी है, पर रवांडा का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। रवांडा कहाँ है? रवांडा ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, और इससे जो आसपास जुड़ी कंट्रीज़ हैं युगांडा, बुरुंडी और तंजानिया है, कॉन्गो भी लगता है। ठीक है, और एक लेक लगती है इसकी, लेक कीवू करके है। फिर ये लेक विक्टोरिया से जुड़ी न्यूज़ है। उसके जो आसपास लोग रहते हैं उनको पानी एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, पहली लेक विक्टोरिया है इस मामले में। लेक विक्टोरिया के बेसिन में काफ़ी कंट्रीज आती हैं, जैसे तंजानिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो 3 ही 4 कंट्रीज से हैं, तंजानिया, युगांडा, केन्या से। और ये रथ यात्रा से जुड़ी न्यूज़ थी, और कई सारी जगह रथ यात्रा निकली। फेमस है पुरी की जो जगन्नाथ यात्रा है, और भी अपनी जगहों पर निकलती हैं, जैसे मणिपुर में देखा गया, अहमदाबाद में भी निकलती हैं। फिर ये बुरुंडी के रिफ्यूजी जो हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पर परफॉर्म कर रहे हैं नैरोबी केन्या में। और बुरुंडी की लोकेशन देखी जाए तो ये रवांडा के नीचे ही है, और एक साइड इसके तंजानिया है, दूसरी साइड DR कॉन्गो है, और लेक तंगानिका इससे लगकर है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।